आज उसी प्रेस वार्ता में उनके द्वारा कश्मीर मुद्दे पर उठाए गए सवालों पर पूरी बात रखने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। पर बात पूरी होगी, सिर्फ पत्तों की बात नहीं होगी कि कश्मीर रूपी पेड़ के कुछ पत्ते पीले क्यों पड़े, बल्कि बात जड़ से लेके पत्तों तक पूरी होगी और पूरे साक्ष्यों के साथ होगी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं पुलवामा में शहीद हुए सभी नौजवानों को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो गत 14 फरवरी के दिन एक कायराना आतंकी हमले के शिकार हो गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी बहादुर सैनिकों की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवारों को इस कठिन घड़ी का सामना करने का संबल प्रदान करें। साथ ही मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के उन नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करें जो इस संवेदनशील मुद्दे पर भी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। जहां एक ओर पूरा देश अपनी सेना, सुरक्षा बलों, शहीदों के परिवारों और सरकार के साथ खड़ा है और हमारी सरकार भी पाकिस्तान को हर मंच पर घेरने की हर कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान रणदीप सुरजेवाला जी हमले के मात्र 7वें ही दिन अपनी ओछी राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। मेरा निवेदन है कि थोड़ा धैर्य से अंत तक ये पूरा वीडियो देखिएगा और उन कांग्रेसियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ने के लिए इस वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। उनकी पूरी प्रेस वार्ता का लब्बो लबाब यह था कि सरकार ने पुलवामा हमले से संबंधित अपेक्षित राजधर्म का पालन नहीं किया, और यह बात साबित करने के लिए पहले वो भाजपा के कुछ सांसदों की फोटोज दिखाते हैं कि देखिए फलाने जन हंस रहे थे, ढिकाने जन सेल्फी खींच रहे थे। निश्चित रूप से देश के एक आम नागरिक के रूप में यदि मैं सोचूं तो भाजपा के जिन लोगों की ऐसी फोटो आप दिखा रहे थे वो निंदनीय है। तरस आता है मुझे ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं पर, फिर वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। पर यदि आप निष्पक्षता से ये बात रख रहे होते तो आप अपनी पार्टी के उन शिवराज पाटिल की भी स्वतः निंदा करते, जिन्होंने देश के गृह मंत्री रहते हुए इससे भी कहीं अधिक गैर जिम्मेदाराना काम किया था। याद करिए, जब दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर देश की संपूर्ण आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो 2 घंटे में 3 बार कपड़े बदलकर मीडिया के कैमरों के सामने मुखातिब होता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये संपूर्ण सरकार के राजधर्म को निर्धारित करने का पैमाना नहीं हो सकता, और इसके उचित पैमाने पर आगे इसी वीडियो में मैं बात करूंगा। खैर, सुरजेवाला जी यहीं नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने कुछ और फोटो दिखाते हुए आरोप लगाया कि उस दिन दोपहर 3:10 पर जब पुलवामा में ये हृदय विदारक हमला होता है, तब देश के प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मौज मस्ती कर रहे थे, नौका विहार कर रहे थे और देर शाम 6:45 तक फोटो शूट में लगे रहे। एक गंभीर आरोप तो निश्चित रूप से देश के एक आम नागरिक के रूप में मैंने इसकी जांच पड़ताल करने की अपनी जिम्मेदारी समझी, और जो सत्य मिला वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। सुरजेवाला जी जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी उस दिन देर शाम तक कॉर्बेट नेशनल पार्क में नौका विहार करते रहे, उसको गलत साबित करने वाला एक ट्वीट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये ट्वीट है भाजपा के नैनीताल यूनिट के सोशल मीडिया प्रभारी विश्वकेतु वैद्य का। जरा ध्यान से देखिए कितने बजे का ट्वीट है ये, 1:52 का। और मैं ये याद दिला देना चाहता हूं कि ट्विटर में बैक डेट पे या बैक टाइम पे जाके आप कोई भी ट्वीट नहीं डाल सकते हैं। तो 1:52 पर सोशल मीडिया में ये फोटो आ चुकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए निकल चुके। जरा पढ़िए आगे कि इसमें लिखा क्या हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोटर बोट में सवार होकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन को रवाना हो गए। तो आप बताइए, क्या मोदी जी को उस दिन सपना आना चाहिए था कि पुलवामा में 3 बजे के बाद कोई हमला होने वाला है, हमें कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं जाना चाहिए, जो कि पूर्व निर्धारित था, पूर्व नियोजित था? तो श्रीमान सुरजेवाला जी, मोदी जी कोई अंतर्यामी नहीं है कि वो 2 बजे ये पूर्वानुमान लगा ले कि 3 बजे के बाद देश में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं।
अच्छा, आपने यह नहीं बताया कि उस दिन रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की एक पूर्व घोषित जनसभा थी जिसमें उन्होंने जाना रद्द कर दिया और फोन से ही आयोजकों को सूचित कर दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। यानी देश के प्रधानमंत्री पर आपके द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है। अच्छा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जिस वक्त पुलवामा में यह हमला हुआ उस वक्त आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल कुमार जी कहां गुल खिला रहे थे। कई रिपोर्ट्स खंगाली, उनके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया तो पता चला कि वो उस वक्त गुजरात के बलसाड़ में नाच रहे थे। और यह भी पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके नाचने का 26 सेकंड का एक वीडियो अपलोड भी किया था, पर अफसोस बाद में कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी पर हमला करने के लिए वो ट्वीट डिलीट कर दिया। खैर, मेरी सोशल मीडिया आईडीज पे कुछ 8-10 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, तो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे ऐसे ही एक पोस्ट डाल दी कि भाई अगर किसी के पास वो ट्वीट हो तो वो वीडियो हो तो जरा डाल दीजिए, भेज दीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर 20 लोगों ने वो वीडियो और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिए। उन सभी मित्रों का मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। होता ये नहीं है जैसे आप देखते होंगे कि छोटा बच्चा है, मान लीजिए कपड़े नहीं पहना है, नंगा है, और उससे आप कहो कि शेम शेम बेटा तुम नंगे हो, तो वो क्या करता है कि अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके सोचता है कि दुनिया अब उसे नहीं देख पा रही है। बड़ा अजीब है। आपने भी वही काम किया, वो ट्वीट डिलीट करके आपने सोचा कि अब दुनिया नहीं देख पा रही है, पर आप ये भूल गए कि दुनिया के लोग आपसे भी कहीं अधिक परिपक्व हैं और लोगों ने आपका वो ट्वीट डाउनलोड कर रखा था, उसका वीडियो डाउनलोड कर लिया था और उस ट्वीट की स्क्रीनशॉट ले रखे थे। खैर, देखिए जरा ट्वीट आपके स्क्रीन पे आ रहा है जो मित्रों के द्वारा मुझे मिला। इसमें समय पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि समय कितना दिया हुआ है। 4:44 4:44 पर कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करती है जिसको बाद में इन्होंने डिलीट किया। यानी कि घटना के तकरीबन 1.5 घंटे बाद यह ट्वीट डाला गया था। इसके बाद वीडियो भी देखिए कि कांग्रेस के गैर जिम्मेदार अध्यक्ष उस दिन कितनी मदमस्ती से नाच रहे थे। जो ये वीडियो मुझे मित्रों के माध्यम से मिला है, जरा थोड़ा 10 सेकंड का वीडियो भी देख लीजिए। तो इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया और ट्वीट को डिलीट करने का सीधा सा मतलब है कि आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, संत कबीर का एक दोहा है जो आप लोगों पर सटीक बैठता है। तो सूरजेवाला जी उसे याद कर लीजिए और सुबह शाम उसका सुमिरन किया करिए। दोहा क्या है? दुआ है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इसे याद कर लीजिए और सुबह शाम इसे रटा करिए। अच्छी बात है। इसके बाद अपनी प्रेस वार्ता में आपने कुछ सवाल उठाए, जैसे आपने कहा कि इतना सारा आरडीएक्स कहां से आ गया, रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार कहां से आ गए, कैसे बिना चेकिंग के एक गाड़ी वहां घुस गई, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे आपने सवाल उठाए। उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में आतंकवाद की किस कदर नकेल कसी गई है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। सिविलियन क्षेत्र में एक भी बड़ी आतंकी घटना नहीं हो पाई, जबकि आप लोगों के समय कभी दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे, कभी मुंबई में 26/11 जैसा हमला हो जाता है, कभी बनारस पे बम फट रहे थे। यानी ये रोज की, आए दिन की ये बात हो चुकी थी, जनता परेशान थी। आज स्थिरता है। ऑपरेशन ऑल आउट ने ऐसी न जाने कितनी संभावित घटनाओं को रोक लिया, बड़ी संख्या में आतंकवादियों का खात्मा किया गया। पर हां, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जब आप इतनी तेजी से उन आतंकियों का खात्मा करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बात की भी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि वो 2-4 अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने जाएंगे। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप उसके ऊपर अपनी ओछी राजनीति करना शुरू कर दें। अब मैं बात करना चाहूंगा राजधर्म की, कि किसने कश्मीर पर राजधर्म निभाया और किसने नहीं। श्रीमान सुरजेवाला जी, पुलवामा हमले के 7वें दिन आपके द्वारा की गई अपनी प्रेस वार्ता में
झूठे व ओछे आरोपों की राजनीति तो आपने खूब प्रकट की, पर क्या आपने सरकार द्वारा उठाए गए एक भी कदम की प्रशंसा करने वाली सकारात्मक राजनीति करने की जहमत उठाई? एक पॉइंट भी आपने ऐसा रखने का प्रयास किया कि हां, सरकार ने यह काम अच्छा किया और इससे हमारा दिल खुश हुआ? जी नहीं, एक भी नहीं। चलिए मैं आपको भारत सरकार द्वारा पहले 6 दिनों में लिए गए ऐसे 6 कदम गिनवाता हूं, जिनकी वजह से न केवल पाकिस्तान बल्कि अलगाववादी गुट और आतंकी संगठन थर थर कांप रहे हैं और भारत की जनता अपनी सेना व सरकार पर गर्व महसूस कर रही है। तो गिनिए मोदी सरकार के 6 सख्त कदम। नंबर 1, हमले के तुरंत बाद सरकार द्वारा सेना को हर प्रकार से खुली छूट दे दी गई कि मारो, घुस के मारो। परिणाम यह हुआ कि 18 फरवरी की सुबह तक पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गाजी को उसके साथियों सहित घेर के मार दिया जाता है। कम से कम इसकी प्रशंसा तो आप कर सकते थे। दूसरा बड़ा कदम, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया गया। मतलब यह हुआ कि अब तक औद्योगिक समझौतों में पाकिस्तान को जो प्रेफरेंस दिया करते थे हम लोग, अब वो हम नहीं देंगे, जिससे वहां के उद्योग के लिए केमिकल, कॉटन जैसा जो कच्चा माल हम दे रहे थे उस पर रोक लग गई और यह उनके उद्योग की कमर तोड़ने के लिए काफी है। तीसरा बड़ा कदम, पाकिस्तान से आने वाले हर माल पर तत्काल प्रभाव से भारत सरकार ने 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी। परिणाम यह हुआ कि आज बाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी माल से लदे सैकड़ों ट्रक बैरंग वापस हो रहे हैं, क्योंकि अब इतना रेट बढ़ चुका है कि भारतीय व्यापारी उस रेट पे उनका वो माल नहीं खरीद रहे। चौथा बड़ा कदम, गिनते जाइए, 3 हुए अभी। चौथा बड़ा कदम, सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह जल संधि हुई थी कि सिंधु घाटी क्षेत्र में जो 6 मुख्य नदियां हैं, उनमें से 3 नदियां जो पश्चिम की तरफ है वो पाकिस्तान उनका पूरा उपयोग करेगा और जो 3 नदियां पूरब की तरफ हैं वो भारत उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत अभी तक दरिया दिली दिखा रहा था। जो हमारे हिस्से का पानी था वो भी हम उनको दे रहे थे। हमने अब तक उस पर कोई बांध नहीं बनाया था, लेकिन भारत सरकार ने इस पुलवामा हमले के बाद ये घोषणा कर दी है कि हम अब उस पे बांध बनाएंगे और अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। यानी हम वो संधि तोड़ भी नहीं रहे हैं, पर अब तक जो हम दरिया दिली दिखा रहे थे वो हम छोड़ रहे हैं। ये 2 काम एक साथ नहीं हो सकते पाकिस्तान। ये 2 काम एक साथ नहीं हो सकते पाकिस्तान कि आप हमारे गले पर धोखे से चाकू चलाते रहो और हम बड़े दिल से आपके गले की प्यास बुझाते रहे। हाहाकार मच गया है पाकिस्तान में, तो मैं यही कहना चाहूंगा, कमर सिर्फ बंदूक से नहीं तोड़ेंगे, अब तो धावा हर ओर से बोलेंगे। गिनिए 5वां बड़ा कदम, पिछले 4-5 सालों में भारत के जो तमाम देशों से राजनयिक संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, उसका असर है कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी पुलवामा हमले पर जैसे मोहम्मद का नाम लेते हुए पाकिस्तान और अजहर मसूद को कड़ी चेतावनी दी है। आज विश्व के सभी अग्रणी देश, तकरीबन 40 देशों ने भारत को समर्थन भेजा है। अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, रसिया, ऐसे न जाने कितने देश जो आज भारत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। अभी कल की खबर है कि विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने पहली बार भारत को आमंत्रण भेजा है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया है। पाकिस्तान ने इस बात का बहुत विरोध किया, पर दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भी ये बात समझती हैं कि भारत में पाकिस्तान से कहीं अधिक मुसलमान रहते हैं और कहीं अधिक सुकून और शांति से, स्वतंत्रता से अपनी जिंदगी जीते हैं। मतलब आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है। आपने अपनी प्रेस वार्ता में मजाक उड़ाया था कि मोदी जी दक्षिण कोरिया सैर सपाटे पर निकल गए, तो आप कान खोल के ये बात सुन लीजिए, वो वहां सैर सपाटे पर नहीं गए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को मजबूती से रखने और पाकिस्तान जैसे अपने दुश्मनों को हर ओर से घेरने के लिए गए हैं। पर ये गंभीर विदेशी नीतियां और कूटनीतियां आप और आपके महान बुद्धिमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के समझ से परे हैं।
छठा मुद्दा, कश्मीर के 18 अलगाववादी नेताओं सहित 155 ऐसे नेताओं से सुरक्षा वापस ले ली गई, जिसको सरकार समझती है कि हम उनकी सुरक्षा में अपने रिसोर्सेस बर्बाद कर रहे। 1000 से अधिक सुरक्षा कर्मी उनकी सेवा में लगे हुए थे, उनकी ढाल बने हुए थे। अब वो उनकी ढाल नहीं बनेंगे, बल्कि देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो प्रिय मित्र सुरजेवाला जी, ये 6 कदम जो अभी मैंने आपको गिनाए, ये आसमान से नहीं उतर के आए हैं। आप लोग भी ये कदम उठा सकते थे, पर आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। 26/11 के हमले के वक्त भारतवर्ष को मोहम्मद अजमल कसाब के रूप में एक जिंदा सबूत मिला था। 4 दिन तक चले उस हमले में 15 देशों के तकरीबन 174 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पुलवामा के इस हमले में तो हमारे ही देश के कुछ नौजवान मरे हैं, लेकिन 26/11 के हमले में कई देशों के लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। आप चाहते तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट कर सकते थे, पर आप वो नहीं कर पाए। आप तो उस जिंदा सबूत कसाब को बैठाकर बिरयानी खिलाते रहे। 2008 के उस हमले के बाद 2014 तक आपकी सरकार चली, पर आप उन 6 सालों में वो काम नहीं कर पाए जो इस सरकार ने मात्र 6 दिन में करके दिखा दिया। पाकिस्तान को घुटने के बल खड़ा कर दिया है, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा। तो आदरणीय सुरजेवाला जी, मैं आपकी इस राजनीतिक विक्षिप्तता की वजह समझ सकता हूं। अभी इसी साल अपने गृह प्रदेश हरियाणा के जिंद विधानसभा क्षेत्र से आप उपचुनाव में मैदान में उतरे थे, और जीतना तो छोड़िए, आप तीसरे स्थान पर आए। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान राहुल बाबा के विशिष्ट सलाहकार बड़ी मुश्किल से कुछ 100 वोटों से अपनी जमानत बचा पाए थे। इसलिए सुरजेवाला जी, जनता से मिली उस करारी मार से आपका दिमाग सूज गया है और आपको सही बात सूझ नहीं रही है, इसलिए आपसे बहस करना बेकार है। चलिए अब इस वीडियो के अंतिम भाग में आता हूं कि क्या कांग्रेस से अपेक्षित राजधर्म का पालन कांग्रेस के नेता कर सके या नहीं। 5 सवाल पूछे थे ना आपने अपनी प्रेस वार्ता में, जो सिर्फ ओछी राजनीति के परिचायक थे। अब मैं भी आपसे 5 सवाल पूछता हूं जो कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर किए गए कांग्रेस के ऐतिहासिक अपराध हैं। इन्हें गलतियां नहीं कहना चाहिए। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, आज जो पाकिस्तान को लेकर हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इसका जन्म कैसे हुआ? भारत का बंटवारा किसने और क्यों करवाया? क्या यह सच नहीं है कि नेहरू जी ने खुद प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े करा दिए थे? यदि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते तो देश के नक्शे पर बंटवारे की लकीर न पड़ी होती। दूसरा सवाल, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा बड़ा सवाल। चलिए, पाकिस्तान बन गया और कुल 562 रियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान भी बन गया, पर कश्मीर को यह धारा 370 जैसी अलगाववादी व्यवस्था किसने दी, जिसके तहत उनका अलग झंडा है, उनका अलग संविधान है। यूपी का आदमी वहां जमीन नहीं ले सकता है, वो यहां आके चाहें तो बस सकते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि कश्मीर को यह अलगाववादी व्यवस्था आप लोगों ने क्यों दी? और यही बड़ी वजह है कश्मीर के आज समस्या बनते जाने की कि वो लोग यहां पे मिक्स ही नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा हां, एक चीज मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि महाराजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर के उस समय के राजा थे, महाराजा हरि सिंह ने जो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वो एग्जैक्टली सेम था जो दूसरी रियासतों के राजा और नवाबों ने साइन किया था। फिर केवल कश्मीर पर आप लोगों ने यह मेहरबानी क्यों दिखाई? हैदराबाद का निजाम भी भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, जूनागढ़ के नवाब ने भी हंगामा काट रखा था, लेकिन उनको तो धारा 370 सरदार पटेल ने नहीं दिलाई। ये नेहरू जी के दिल में इतना प्रेम कश्मीर के लिए क्यों उमड़ा जो आज कश्मीर को वो नासूर की तरह हम लोग देख रहे हैं? तीसरा बड़ा सवाल, एलओसी किसने बनवाई? लाइन ऑफ कंट्रोल वो किसने बनवाई? महाराजा हरि सिंह के डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देने के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ से आ रहे कबीलियों पर टूट पड़ी थी और उन्हें खदेड़ने में लगी हुई थी, पर आपके आदरणीय नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए और बीच बचाव की गुहार करने लगे। मेरे भाई एक बात बताइए, जो जीत रहा होता है वो बीच बचाव की बात करता है या जो हार रहा होता है वो करता है? क्या जरूरत पड़ी थी नेहरू जी को वहां जाने के लिए? है
संयुक्त राष्ट्र ने कह दिया कि जो जहां है वहीं रुक जाओ, और बन गई वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल। यदि उस वक्त भारतीय सेना को थोड़ा और वक्त दे दिया गया होता तो एलओसी नाम की चीज वजूद में ही नहीं आई होती। ऐसा नहीं होता कि आधा कश्मीर पाकिस्तान में होता और आधा कश्मीर हिंदुस्तान में होता। चौथा बड़ा सवाल, 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को चिन्हित करके, आतंकित करके उनके घरों से भगाया जा रहा था। क्या करते रहे आप लोग? क्यों नहीं उन्हें आप सुरक्षा दे पाए? उस समय आप अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो गए? पांचवा और अंतिम सवाल जो मैं पहले भी पूछ चुका हूं कि अजमल कसाब जैसा जिंदा सबूत मिलने के बाद भी 26/11 की घटना पर आप लोग पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने में विफल क्यों हो गए? नहीं दे सकेंगे आप लोग इन सवालों के जवाब, क्योंकि आप लोग केवल तुष्टीकरण, स्वार्थ पूर्ति और भ्रम फैलाने की राजनीति करते रहे हैं। उसी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, कश्मीर को धारा 370 दी गई, एलओसी का निर्माण हुआ, और आज जब हमारी सेना और सरकार पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं पर सख्त रुख अपना रही है, तो उसी स्वार्थपरक राजनीति की वजह से आप लोग के पेट में मरोड़ पड़ रही है। जनता ये सब देख रही है। इन लोगों ने कश्मीर मुद्दे को इतना उलझा दिया है कि कई बार मैं भी सोचता हूं कि असंभव सा दिखने वाला ये रास्ता सुलझेगा कैसे। लेकिन फिर उस वक्त मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद का एक कथन कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। मुझे उम्मीद है कि हमारी वर्तमान सरकार इस असंभव से दिखने वाली चोटी पर भी तिरंगा फहरा के आएगी। अंत में सूरजेवाला जी, मैं आपकी एक और टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए यह वीडियो समाप्त करता हूं। आप इंदिरा जी का नाम लेते हुए बड़े गर्व से बता रहे थे कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। तो भाई, अलग तो आपने बहुत कुछ किया है। गिनवा देता हूं, एक एक करके जरा गिन लीजिए। कुछ अपने नेताओं के लालच के चक्कर में अलग किया, कुछ उनकी मूर्खता के चक्कर में अलग किया। गिनिए। नंबर 1, 8.82 लाख वर्ग किलोमीटर का पाकिस्तान आप ही ने अलग करवाया, वो भारत का हिस्सा था। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का बांग्लादेश, जिसको लेकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो भी भारत का हिस्सा था। 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर का तिब्बत, जिसे 1962 की लड़ाई में चीन से आप हार गए, वो आप नहीं गिना रहे। इसके अलावा 13,000 वर्ग किलोमीटर का वो पाक ऑक्युपाइड, पाक अधिकृत कश्मीर भी नेहरू जी भेंट करके आए थे पाकिस्तान को। यदि इन सभी जमीनों को जोड़ लिया जाए तो वर्तमान भारत के कुल बचे क्षेत्रफल का 70% एरिया होता है ये, जो आप बाहर गंवा के चले आए। तो कृपया बांग्लादेश का नाम लेते वक्त ये आंकड़े भी आप जरा गिना दिया करिए। देश की जनता को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन लोगों की ओछी राजनीति को गंभीरता से समझिए। आप इनके इन झूठे आरोपों से भ्रमित ना हो। अपनी सेना और अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास रखिए और पूरी दृढ़ता के साथ उनका साथ दीजिए, मनोबल बढ़ाइए। दुश्मन फड़फड़ा रहा है और हमारी सेना व सरकार उसे चीरने फाड़ने में पूर्णतः सक्षम है। मैं उन्हें गीता का एक श्लोक याद दिला देना चाहता हूं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और ये युद्ध सिर्फ गोला बम बारूद से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि कूटनीति से भी लड़ा जाएगा। तो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।